हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जब किसी देश में रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट और उसको आप एज ए मुद्दा उठाते हैं तो वो चीज़ अच्छी बात है। और आजकल तो बहुत सारे लोग इसलिए भी ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जो है ट्रेंड में है और बहती गंगा में हाथ धोने वाले पब्लिक यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन जब ये चीज़ ट्रेंड में नहीं था तब मैंने बताया था कि सरल क्रेजी कोरिया, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था कि दूसरे ब्लॉगर्स जैसे कि वहाँ के सिर्फ कहीं भी जाए वहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ ही दिखाते हैं, लेकिन सरल क्रेजी कोरिया ने जो है कोरिया के स्लम्स भी दिखाया था। जब ये चीज़ जो है ट्रेंड में भी नहीं आता कि कोरियन सेट इंडिया वगैरह, इस टैग्स ये कीवर्ड्स इसमें व्यूज़ नहीं मिलते थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने जो है वो दिखाया था और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। मैंने अपने चैनल में जो है काफ़ी सारे क्रिएटर्स को विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनीथिंग सपोर्ट किया है। बट एनीवे रिसेंटली अभी और न्यू ने भी जो है एक वीडियो निकाला था और उसमें जो है काफ़ी अच्छा एनालिसिस था। लेकिन एक ही चीज़ जो है मेरे कान में खटका कि उन्होंने एक जगह में कहा कि आज कोरिया के 500 कंपनीज इंडिया में, वो यहाँ प्रोडक्ट भी बेचते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं। इंडियंस को कोरिया की ज़्यादा ज़रूरत है और कोरियंस को जो है इंडिया का इतना ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने सटल क्रेजी कोरिया से पूछा कि आपने इसके बारे में क्या रिप्लाई दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोरिया को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट द अदर वे अराउंड, तो वो कह रहे थे कि उनके पीछे अभी ने ये लॉजिक दिया कि कोरियन कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है इंडियन मार्केट्स में, इस हद तक कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे भी इन कोरियन कंपनीज को बंद करने के लिए तो वो हमारे सरकार से ये कहेंगे कि आपके कंज्यूमर्स को ही ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट्स की, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहकर भी हमारे फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके देश के कस्टमर बेस तो है ही, साथ में हमने फैक्ट्री क्रिएट करके लाखों इंडियंस को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है। और अगर आप अभी बंद करते हैं कोरियन कंपनीज को, और सरकार जो है जिस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया है, अगर कोरियन प्रोडक्ट्स को भी उस तरीके से बैन किया जाए तो आपकी इंडियन जनता ही जो है आपके खिलाफ जो है बगावत कर देगी और वोट नहीं देगी। लेकिन ये फैक्ट्री वर्कर्स सिर्फ सरकार के खिलाफ चाहे तो बंद या फिर ऐसे टाइप का जो विद्रोह कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन जनता के खिलाफ कैसे करेंगे? अगर जनता ने ही जो है कोरियन प्रोडक्ट्स को जो है कम यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके बदले इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा यूज़ करे और इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास दिखाए, तो ये जो है उसे बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने सरल क्रेजी कोरिया से पूछा कि वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स का क्या हाल है, क्या वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? तो उन्होंने कहा कि इंडियन, यूएसए, यूरोप कहीं का भी जो प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ अपने देश के प्रोडक्ट्स जो है उन पे ही उनका विश्वास है। ये है कोरियंस और एक हम हैं, हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को लो क्वालिटी समझते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली है क्योंकि इंडिया में अभी जो है देर से ही सही लेकिन एक नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिक फीलिंग जो है आ गई है। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कंपनीज, लोकल टैलेंट्स, लोकल ग्रुप्स, हर चीज़ में जो है लोकल को जो है सपोर्ट करना चाहिए। रिसेंटली जब मैं With9 जो कि ऑल इंडिया के पॉप कंपटीशन का विनर है, और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी किसने करा है? एलजी ने। इंडिया में अभी तक जो है कोई कंपनी इन टैलेंट्स को आगे लाऊं, ऐसा कोई मेंटेलिटी इंडिया में अभी आया ही नहीं है, बट मैंने जो है स्टेप लिया है। तो सबसे पहले तो मैं एक इंटरव्यू का एक पार्ट दिखाता हूं एंड आई कुड रियली फील द पेन इन देयर वॉइस। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोरिया जो है एक छोटा सा देश होके भी वहाँ का पॉप इंडस्ट्री इतना ग्रो कर गया, बट हम इतना बड़ा देश होके भी जो एक प्रॉपर पॉप इंडस्ट्री जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएटर्स का जो है नहीं क्रिएट कर सके? तो इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं वो बताइए। एज फॉर लाइक इंडिया में, आई थिंक इंडियन लोग अपना कल्चर को इतना फॉलो नहीं करते। वो लोग बाहर का कल्चर को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लाइक दे गो फॉर लाइक हॉलीवुड और लाइक अदर्स, ऐसे कुछ अलग अलग टाइप से वो लोग दूसरे कल्चर को फॉलो करने के लिए वो लोग सोच लेते हैं। तो आई थिंक लाइक इंडिया का यही अपना स्टाइल को आगे नहीं बढ़ाते, अपना जो आइडियाज़ है उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, तो आई थिंक इसका वजह से ही थोड़ा लैक होता है। और सोचिए कितना अच्छा होगा अगर हम यहाँ पे एक पॉप इंडस्ट्री ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई भी नेचर को हम हार्म तो कर ही नहीं रहे, उल्टा नेचर के ब्यूटी को जो है, नॉर्थ ईस्ट के नेचर के ब्यूटी को वो पूरे दुनिया में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और साथ ही जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट में अगर आप मेरे पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे इसके एवेन्यूज है और रेवेन्यू कलेक्शन जो है प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इसमें। सिर्फ एक यूट्यूब में वीडियो रिलीज करना नहीं, आईवेफ सेंटर्स खोलना,
शोज कॉन्सर्ट्स करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अकेला जो है संभाल नहीं सकता। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे, हम मिलके कुछ बड़ा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको डिटेल में जो है आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जान पाएंगे, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बस कुछ ही दिन पहले आया है और ये कोरियन ऑडियंस के लिए वीडियो बनाया हुआ था। मुझे पता है कि जब भी इंडिया रिलेटेड कोई कंटेंट होता है तो बहुत कोई इंडियंस जो है सोचते हैं कि ये वीडियो जो है इंडियन व्यूअर्स से जो है, इंडियन पॉपुलेशन से व्यूज और पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे चैनल में जो आपको वीडियोस देखने को मिलता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, क्योंकि वो अपने देश के ऑडियंस के लिए बनाया हुआ है, ना कि इंडियन ऑडियंस के लिए। और अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके ये वीडियो ना शेयर करता तो आपको पता भी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया में रहना साउथ कोरिया में रहने से भी बदतर है और ये अनडेवलप्ड है, लेकिन इंडिया के 5 स्टार होटल्स के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया में 3 हाई एंड होटल्स हैं और साथ ही DDN की इंडिया की लग्जरी ट्रिप और पर पर्सन कॉस्ट के लिए एक डिटेल ट्रिप भी है। तो गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूँ DDN। इंडिया की जर्नी इसके कैपिटल दिल्ली से स्टार्ट होती है। दिल्ली में इंपीरियल, ओबेरॉय और ताज जैसे आइकॉनिक होटल्स हैं। मैंने लीला पैलेस होटल में रहने का ऑप्शन चूज किया जो 2011 में बिल्ड किया गया था। लीला पैलेस आज दिल्ली के सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश होटल्स में से एक है। ये न्यू दिल्ली के बीच स्थित है, जहां गवर्नमेंट एजेंसीज और मेजर एम्बेसीज दिल्ली के अंदर क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करते हैं। होटल में एंटर करने के लिए सभी व्हीकल्स को गार्ड द्वारा सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। यहाँ तक कि होटल में मेन एंट्रेंस पर भी लॉबी में एंटर करने से पहले आपको सिक्योरिटी एक्सरे स्कैन से गुजरना होगा। यहाँ सिक्योरिटी एक टॉप प्रायोरिटी है। जैसे ही आप होटल की लॉबी में एंटर करेंगे आपको ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम मिलेगा। स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी इम्प्रेसिव थी, मगर इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीज लॉबी में बड़ा सा कॉलम और ऊंची सीलिंग थी। इनफैक्ट एयरपोर्ट के बाद इंडिया में मैं पहली ऐसी लॉबी में आया। इसने शुरू से ही इंडिया के बारे में मेरे ओपिनियन को बदल कर रख दिया। लॉबी का स्पेस फर्नीचर और सजावट से भरा हुआ है जो इंडियन एनवायरनमेंट को दिखाता है और एलिगेंस और क्लासिक चार्म की भावना को बनाए रखते हुए इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्न री इंटरप्रिटेशन ऑफर करता है। फर्स्ट फ्लोर पर हाई आर्चीज से जुड़ी जगहें भी होटल की बजाय किसी पैलेस में होने का अनुभव कराती हैं। जो रूम मैंने रिजर्व किया था वो रॉयल क्लब प्रीमियर रूम था। मुझे एक ऐसा रूम बुक करना था जिसमें 3 लोग रह सकें, इसीलिए मैंने रिलेटिवली हाई कैटेगरी का रूम बुक किया। इसमें क्लब लाउंज तक एक्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट बात एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप ऑफ भी सर्विस शामिल है, जो टैक्सी बुक करने की चिंता के बिना इंडिया में इनिशियल अराइवल के लिए इसे बहुत कन्वीनियंट बनाता है। फॉर्चुनेटली मुझे एक लग्जरियस स्वीट का अपग्रेड भी मिला। जैसे ही मैं कॉरिडोर से गुजरा मेरा वेलकम एक शानदार लिविंग स्पेस से हुआ जो इंडिया के नेचर का फील दे रहा था। यहाँ तक कि मुझे 5 स्टार होटल में भी रूम की क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न थे, लेकिन हम बेकार ही चिंता कर रहे थे। वहाँ सटली गोल्ड टोन वाली लाइट वॉल पर पड़ रही थी और लिविंग रूम के फ्लोर पर सजा हुआ स्पेशल इंडियन कारपेट एक 5 स्टार होटल के अनुरूप सच में बहुत शानदार वातावरण का अनुभव कराता है। लकड़ी के फर्नीचर के डीप कलर ने स्पेस में भारीपन जोड़ दिया है। सोफे पर फूलों और लाइटिंग डेकोरेशन, कुशन्स और फर्नीचर में कार्व पैटर्न का डिटेल काफी इम्प्रेसिव था। 디테일까지 신경을 쓴 점이 참 좋았죠. अंदर बेडरूम में लिविंग रूम जैसा ही डेकोरेशन था। बेडरूम और लिविंग रूम से व्यू पर्टिकुलरली इंडियन एक्सपीरियंस नहीं देता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे साउथ कोरिया सिटी का व्यू देख रहे हैं। लास्ट डे में जिस रूम में रुका था उसमें एक बाहरी बालकनी भी थी। बेडरूम के अंदर बाथरूम में अलग से एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम था और एक सुंदर आईना था। बाथरूम के अंदर भी सेम मिरर था और एक सेपरेट बाथटब और शावर एरिया था। एक फ्लावर प्योर बाथरूम को इंस्टेंटली ब्लेस कर देता है, जैसा कि एक लग्जरी होटल से उम्मीद की जाती है। वहाँ टीवी लगा हुआ और डीप बाथटब काफी इम्प्रेसिव था। होटल की मास्टर सर्विस में तिशिया नेम की फ्रेग्रेंस प्रोवाइड की गई थी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैंने जिन होटल फैसिलिटीज को यूज किया उनमें ये फ्रेग्रेंस बेस्ट है। मैं बचा हुआ लेकर आ गया और नेचुरल फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि होटल की लॉबी में भी आप वही फ्रेग्रेंस फील कर सकते हैं। टर्न डाउन सर्विस के बाद बेस्ट साइड पर भी एक छोटा सा परफ्यूम रखा गया है और मैं आज इसका यूज कर रहा हूँ। मेरे रूम में क्लब लाउंज तक एक्सेस इंक्लूड था, इसीलिए मैंने रॉयल क्लब के लाउंज को भी एक्सप्लोर किया और ये सबसे रिमार्केबल था। अंदर कदम रखते ही ऐसा फील हुआ जैसे कि एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस है। लाउंज एक ऐसा प्लेस था जो बिना किसी फिजूल खर्च के ही इंडिया की समृद्धि को दर्शा रहा था। ये एक ऐसा प्लेस था जहां आप इंडिया के एसेंस में डूब सकते हैं। उन्होंने दोपहर की चाय और हैप्पी आवर ब्रेकफास्ट ऑफर किया। अनफॉर्चुनेटली मैं दोपहर की चाय नहीं पी सका, लेकिन हैप्पी आवर में कई मेन्यू ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए जिसमें सिंपल फूड प्रोवाइड किया गया था। ब्रेकफास्ट के लिए आप मेन ब्रेकफास्ट और क्लब लाउंज ब्रेकफास्ट के बीच में चूज कर सकते हैं। ट्रैवल करते टाइम मुझे लगा कि क्या क्लब लाउंज एक्सेस के साथ एक रूम बुक करना जरूरी था, लेकिन इंडिया में जहाँ होटल
में खाना हमेशा कन्वीनियंट होता है, क्लब लाउंज एक्सेस एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज साबित हुआ। ब्रेकफास्ट के लिए आप ऑल डे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट क्यूब में भी जा सकते हैं। फूड की वैरायटी और फ्रेशनेस इतनी इंप्रेसिव थी कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप इंडिया में फूड को लेकर इतने परेशान क्यों थे। मैं जब वहाँ पर रुका था तो मैंने वहीं ब्रेकफास्ट और डिनर किया, और इंडिया में रहने के कॉस्ट को देखते हुए ये एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन इस लेवल के 5 स्टार होटल के लिए प्राइसेस हाई थे। इसके अलावा वहाँ इंडियन, जापानीज और फ्रेंच रेस्टोरेंट्स थे। सिटी के बीच में होने के बावजूद होटल में ग्रेट व्यू के साथ एक आउटडोर रूफटॉप पर स्विमिंग पूल था। एकमात्र नेगेटिव पॉइंट ये था कि वहाँ बहुत सारे कबूतर थे। इसके अलावा उनके पास एक एक्सीलेंट फिटनेस सेक्टर था और सुबह में वो फ्री योगा क्लासेस देते थे। अगर आप इंडिया में कभी भी योगा क्लासेस ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करने का ये अच्छा मौका है। लीला पैलेस ब्रेकफास्ट सहित 2 पर्सन के लिए स्टैंडर्ड रूम पैकेज प्रोवाइड करते हैं। लीला पैलेस में रहने के लिए ब्रेकफास्ट सहित 2 लोगों के लिए 3 लाख से 4 लाख वोन लगते हैं। सेम प्राइस रेंज पर कंपेयर करने पर आप सेम अमाउंट में डोमेस्टिक होटल्स की तुलना में काफी शानदार सर्विस पा सकते हैं। मैं अपनी जर्नी के पहले और आखिरी दिन एक रात के लिए लीला पैलेस में रुका था। होटल के डोर कीपर सर्विस का यूज करते हुए मैंने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया और 2 रात और 3 दिन के लिए आगरा विजिट किया, जहां पर ताजमहल स्थित है। एक दिन के ट्रिप के लिए इसका प्राइस लगभग 8 लाख वोन है। अगर आप आगरा में पूरी रात रुकते हैं तो एक रात के लिए लगभग 1,60,000 वोन का एडिशनल कॉस्ट लगेगा। टोटल मैंने आगरा के पूरे ट्रिप के लिए लगभग 1.1 मिलियन वोन खर्च किया है। इस कॉस्ट में एक नॉलेजेबल और सोफिस्टिकेटेड ड्राइवर जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था और आगरा के लिए एक डेडिकेटेड गाइड का कॉस्ट भी शामिल है। आगरा के रास्ते में आप फतेहपुर सीकरी में भी रुक सकते हैं। आगरा में ऐसा फील हुआ जैसे आपके पास एक पर्सनल ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाना चाहते हो ड्राइवर आपको वहाँ आपके साथ अवेलेबल होगा। और ड्राइवर और गाइड्स प्रोफेशनल्स थे जो हाई एंड होटल्स में काम करते थे और उनके मैनर्स और सर्विसेज बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छा ये था कि वो लोकल लोग थे जो कि पूरे इंडिया में कैसी भी सिचुएशन हो ये आपकी साइड रहेंगे, जिससे कि आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ तक कि आपके ट्रैवल के टाइम भी गाइड आपको जेब कतरों और टाउच से प्रोटेक्ट करेगा और वो सेफ रेस्टोरेंट्स रेकमेंड करेंगे जहाँ आपको स्टमक इश्यूज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ड्राइवर या गाइड के साथ बात कर सकते हैं, इसीलिए अपने ट्रिप से पहले इसे इंस्टॉल करना और साइन अप करना अच्छा आइडिया है। मैंने BMW 5 सीरीज भी रेंट पर लिया और उन्होंने इसे ये कहते हुए फ्री में अपग्रेड कर दिया कि 3 लोगों की पार्टी के लिए कार अच्छी है। इसीलिए मैं आराम से कार में बैठा और आगरा पहुंच गया। होटल गेट से काफी दूरी पर है और रात में यहाँ फायर लाइट्स जलते हैं जो बहुत अमेजिंग लगता है। एंट्रेंस पर कई स्टाफ द्वारा वार्म वेलकम करने के बाद आप फाउंटेन से सजे हुए स्थान से अंदर जाएंगे जो ओबेरॉय अमर विलास का सिनोनिमस है। ये सैंड कलर की बिल्डिंग एक डेजर्ट पैलेस जैसा दिखता है और इनक्रेडिबल ब्लू पूल और फाउंटेन भी डिफरेंट है। होटल की लॉबी में पहुंचने से पहले ही आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी पैलेस या टेंपल में आए हैं। लॉबी में एंटर करते ही आप एक बार फिर सरप्राइज हो जाओगे। इसका कारण बड़ा डोम और सीलिंग पर लगे हुए झूमर हैं। डीप ब्लू कलर स्कीम के साथ फ्रंट डेस्क के पीछे सजावटी स्क्रीन और सेंट्रल फ्लोरल अरेंजमेंट्स के साथ ये बहुत अमेजिंग लगता है। लॉबी के पीछे की पिछली खिड़की से आप फाइनली ताजमहल को देख पाएंगे। भले ही ये जंगल के कारण पूरी तरह से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आप ताजमहल को देख सकते हैं। चेक इन ताजमहल के सामने या लाउंज स्पेस में या बाहरी बैल्कनी पर भी किया जा सकता है, जो कि गेस्ट के एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। होटल का स्पेस फाउंटेन के साथ, एंट्रेंस लॉबी के साथ, होटल बिल्डिंग और स्विमिंग पूल और मेन गार्डन के साथ बाहर के एरिया में डिवाइडेड है। हर स्पेस अमेजमेंट से भरा हुआ है। दोनों साइड सीढ़ियों के साथ स्पेस की स्टेप्ड अरेंजमेंट्स को देखकर वहां से नजर ही नहीं हट रही है। ठीक सेंटर में आपको एक स्विमिंग पूल भी मिलेगा जो ट्रेडिशनल इंडियन वेल्स की याद दिलाता है। सीढ़ियों के टॉप पर दोनों साइड पैलेस या टेंपल जैसी डोम रूफ्स वाली बिल्डिंग्स परफेक्टली खड़ी हैं, जो एंशिएंट रूइंस का एहसास दिलाती हैं। और बीच में स्पेस को फिल करने वाली हरी घास और स्विमिंग पूल्स के टाइल्स और शेडिंग के लिए यूज किए गए कलर अकेलेपन के भावनाओं को सुकून देती है, जिसे इंडियन रॉयल्टी ने एंजॉय किया होगा। और ये बड़ा स्विमिंग पूल एक हॉलीडे जैसा वाइब देता है। और इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार अगर आप स्विमिंग करके थक जाते हैं तो आप एक ग्लास लस्सी भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस रूम में मैं था वो एक डीलक्स स्वीट था जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। अपने वाइब्रेंट कलर्स के कारण ये उस लीला पैलेस की तुलना में लाइटर और ब्राइटर दिखता है, जिसका मैंने पहले मेंशन किया था। फ्लावर से सजाकर लिखा हुआ वेलकम बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कुशन्स और टेबल के बगल में चेयर्स को देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि उन्होंने इन बोल्ड कलर्स को कैसे बरकरार रखा है। शायद दिखे बिना सेरेमनी को बनाए रखते हुए ऐसे चैलेंजिंग कलर्स का यूज करना सच में इम्प्रेसिव है। बाथरूम को भी वाइब्रेंट टर्क्यूज कलर से सजाया गया है और एंट्रेंस पर एक एडिशनल सेपरेट टॉयलेट है। होटल में डाइनिंग के 2 ऑप्शंस हैं, एस्पैन जो इंडियन डिश सर्व करते हैं और बेली व्यू जो बर्गर और पास्ता सहित कई इंटरनेशनल डिश सर्व करते हैं। होटल के साइज को देखकर डाइनिंग ऑप्शंस
की संख्या थोड़ी लिमिटेड लग सकती है। हालांकि ब्रेकफास्ट सिलेक्शन लीला पैलेस जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ऑफर किया गया फूड काफी डिलीशियस था। शाम को एस्फैन में इंडियन डिश खाया और मुझे ये होटल के स्केल और फूड क्वालिटी की तुलना में काफी अफोर्डेबल लगा। इसने मुझे रीजनेबल प्राइस पर ऑथेंटिक और अप स्केल इंडियन फूड का एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। ओबेरॉय अमर विलास में व्हीकल पिकअप सर्विस भी अवेलेबल होता है। शाम के टाइम पर आप लॉबी में ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, बाथरूम को भी वाइब्रेंट टर्कोइज कलर से सजाया गया है। ओबेरॉय अमर विलास में व्हीकल पिकअप सर्विस भी अवेलेबल होता है। शाम के टाइम पर आप लॉबी में ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखें। चेक इन और चेकआउट के टाइम कई स्टाफ मेंबर्स के वार्म वेलकम और ताजमहल के लिए यूज किए गए सेम मार्बल से बने एलिफेंट की यादगार निशानी पाना सबसे इम्प्रेसिव था। आगरा में ताजमहल देखने के बाद मैं दिल्ली लौट आया और फिर वाराणसी के लिए निकल गया। बनारस गंगा नदी के लिए फेमस एक एंशियंट सिटी है। यहाँ एक होटल है जिसने 200 साल पुराने किले को इस सिटी के वातावरण से मेल खाने के लिए बदल दिया है। ये ब्रिज रामा पैलेस है। ये होटल वाराणसी के कई घाटों में से एक दरभंगा घाट के ठीक सामने स्थित है। नदी के किनारे स्थित होने के कारण होटल तक कोई व्हीकल नहीं पहुंच पाता है। मैंने अपने रूम के रिस्टोरेशन के रिजर्वेशन में शामिल पिकअप सर्विस का यूज किया। ये BMW तो नहीं था, लेकिन ये मुझे एक व्हीकल में एयरपोर्ट से नदी के किनारे तक ले गई। मैं गुलारिया घाट पर एक बोट में बैठा और होटल तक गया और वहाँ पहुंचकर जो वेलकम मिलता है वो देखकर ऐसा लगता है जैसे वो धर्म ग्रंथ का पथ कर रहे हों। लिफ्ट लेने के बाद आप होटल की लॉबी में पहुँचते हैं। ये नदी के किनारे एक छोटा सा फोर्ट है, इसीलिए ये होटल उन बड़े 5 स्टार होटल्स की तुलना में एक बुटीक जैसा लगता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। चेक इन डेस्क और लाउंज जैसी जगह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं और उनमें थोड़ा पवित्र मंदिर जैसा माहौल है जो वाराणसी से पूरी तरह मेल खाता है। पर्टिकुलरली होटल के सेंटर में एक आर्ट्रियम जैसा ओपन प्लेस है। नेचुरल लाइट आने के लिए सीलिंग्स को ग्लास से कवर किया गया है और हर फ्लोर पर लकड़ी की रेलिंग लगाई गई है जो एक यूनिक और एटमॉस्फेरिक सेटिंग बनाती है। सुबह के टाइम इस एरिया में ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं जो होटल के माहौल के साथ मिलकर एक मिस्टिकल और पवित्र भावना जगाती है। इसके अलावा हर कॉलम पर मूर्तियां और कार्विंग्स और ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी स्पेस में आर्ट वर्क किसी म्यूजियम या गैलरी में होने का एहसास दिलाती हैं। और न सिर्फ लॉबी में ही बल्कि हर फ्लोर पर कॉरिडोर्स में हाई क्वालिटी वाले फर्नीचर और आर्ट वर्क भी वर्क ऑफ आर्ट को दर्शाता है। सीलिंग और फ्लोर्स के टाइल्स पर की गई सजावट स्पेस की यूनिकनेस को एनहांस करता है। जिस रूम में मैं रुका था वो महाराजा स्वीट था। हालांकि लिविंग रूम और बेडरूम सेपरेट नहीं थे। रूम के बाहर एक सेपरेट सिटिंग एरिया था जो इसे लिंक्ड फील किए बिना पढ़ने या कॉल करने के लिए सूटेबल बनाती है। महाराजा स्वीट होटल के लार्जेस्ट रूम में से एक है और इसमें ज्यादातर 3 लोग रह सकते हैं। रूम की सजावट और फैसिलिटीज के बारे में बताएं तो पिछले 2 होटल्स की तुलना में ये कुछ हद तक पुराना लग सकता है, मगर इस होटल से वाराणसी की आइकॉनिक गंगा नदी का व्यू दिखता है। अगर 2 लोग एक साथ रुक रहे हैं तो आप एक अलग और एंजॉयबल एक्सपीरियंस के लिए सिलेंड्रिकल विंडो वाला रूम बुक कर सकते हैं जो नदी की ओर ओपन होता है। बेड को एक ओपन हॉल और पर्दों के साथ डिजाइन किया गया है जिसके साथ रेड कुशन्स हैं जो रूम को एक सुंदर माहौल देते हैं। इसके अलावा इस पैलेस पर मिरर्स, डेस्क, टेबल्स और चेयर्स के साथ साथ काफी ओपन स्पेस भी है, लेकिन बाथरूम एक नेगेटिव पॉइंट था। हालांकि फंक्शनल होने के बावजूद भी उस लग्जूरियस और एलिगेंट टच की कमी थी जिसकी यूजुअली एक टॉप टियर होटल से उम्मीद की जाती है। ये एक स्मॉल बुटीक होटल है, इसमें बड़ी एडिशनल फैसिलिटीज नहीं है। हालांकि गेस्ट गंगा नदी का यूज एक आउटडोर स्विमिंग पूल की तरह कर सकता है। मैंने देखा कि लोकल इंडियन गेस्ट नहाने और स्विमिंग करने के लिए गंगा नदी पर जाते हैं। ब्रेकफास्ट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित दरभंगा नाम के रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। वाराणसी रीजन में स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इन्फ्लुएंस को देखते हुए रेस्टोरेंट मेनली वेजिटेरियन डिश सर्व करते हैं। आपको डिशेस में कोई बीफ, चिकन या पोर्क नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर मैंने देखा कि नाश्ते में काफी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। इनफैक्ट वाराणसी का सबसे बेस्ट होटल ओल्ड सिटी के बाहर स्थित है, लेकिन ये एक ऐसा होटल है जो बिल्कुल वाराणसी से मेल खाता है और एक्सीलेंट एरिया में स्थित है जहाँ से आप आसानी से मेजर टूरिस्ट साइट्स और रेस्टोरेंट्स तक पैदल जा सकते हैं। पर्सनली अगर आप वाराणसी विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस होटल में रहें। अपनी पिछली वीडियो के लिए मैंने इंडिया के 1 वीक ट्रिप के लिए लगभग 10 मिलियन वोन खर्च करने के बारे में बताया था। ये वो टोटल अमाउंट था जो मैंने अपने यूनिक सिचुएशन में खर्च किया था। हालांकि अगर 2 लोगों को सेम ट्रिप करना था तो 2 लोगों के लिए राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास फ्लाइट सही थी। मैंने जिन 3 होटल्स को इंट्रोड्यूस किया, मैं उनमें से हर एक में 2 रात करके रुका तो टोटल 6 रात के बराबर था। और आगरा में मैंने 2 रात का और 3 दिन का कार रेंट दिया। और फिर इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का कॉस्ट और एंट्रेंस फीस, फूड्स और पॉकेट मनी के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस लगे और पर पर्सन टोटल अमाउंट लगभग 4 मिलियन वोन हो सकता है। जिन हिस्टोरिकल साइट्स और रेस्टोरेंट को मैंने विजिट किया उनके बारे में जानकारी पाने के लिए प्लीज
प्लीज मेरे पिछले ट्रैवलॉग वीडियोस देखें, जिसमें इंडिया ट्रैवलॉग से लेकर इंडियन होटल्स और एक्सपेंसेस तक सब कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूरोप में बिल्कुल डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ वापस आऊंगा। मैं हूँ DDN। थैंक यू। तो सबसे पहले यूजर YT5E ने लिखा है कि हा एक 5 स्टार होटल में जाके इंडिया की इमेज दिखा रहे हो, ये तो बहुत अनरियलिस्टिक इमेज हो गया। इंडिया की रियल इमेज अगर दिखाना है तो नॉर्थ इंडिया के स्ट्रीट में जाके दिखाओ। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, पहली बात तो ये देख ले नॉर्थ इंडिया की रियल इमेज, और जहां तक रियल इमेज की बात है तो तुम लोग जो अपने चेहरे में 10 किलो मैदा और 10 किलो प्लास्टिक पोत के अपनी उससे ऐसे रियल इमेज दर्शाने की कोशिश करते हो। it's okay. You look cute anyways. तो तुम्हें अगर अपना रियल इमेज दिखाना है तो अपने चेहरे से ये 10 किलो मैदा हटाओ और फिर एक दूसरे को आईने में देखो। अगर ये बनावटी शो ऑफ लोग जो है एक दूसरे का रियल चेहरा देख लेना बिना मेकअप और बिना प्लास्टिक सर्जरी के, तो सबसे बड़े रेसिस्ट जो है ना, इनके खुद के खिलाफ ही होना चाहिए। जिन वेस्टर्न लोगों के तुम तलवे चाटते हो ना, वो भी जो है सूरज में धूप में जो है अपने आप को टैन करते हैं ताकि वो हमारे जैसे ब्राउन रंग पा सके। उसके बाद फ्लावर UPLTX ने लिखा है कि लेकिन वो बेड जो है वो 3 लोगों के लिए काफी नैरो और छोटी लग रही है। क्या तुम में से तीसरा जो पर्सन है वो क्या फ्लोर पे सो रहा था क्या? होटल बहुत ही छोटा है। जब मैं इंडिया में गया था तो इंडिया के नॉइस पोल्यूशन से काफी एनॉयड था। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये लो, छोटे घर की बात भी कौन कर रहा है? खुद अपने मैच बॉक्स साइज अपार्टमेंट में रहते हैं और लोग इतने छोटे साइज के अपार्टमेंट भी जो है वो भी अफोर्ड करने के लिए जो है जमीन आसमान एक कर देते हैं। तो पहली बात तो हमारे बाथरूम्स भी तुम्हारे घर के साइज से बड़े होते हैं, और दूसरी बात कि अगर हम एक लिलीपुट के लिए भी घर बनाए ना तो उस घर का साइज भी जो है तुम्हारी सोच से बड़ी होगी। तो सबसे पहले अपने दिल को, अपने सोच को बड़ा करो, फिर इंडिया में जो है कितना स्पेस है और कितना बड़ा रूम है वो पता चल जाएगा तुम्हें। उसके बाद Polly7373 ने लिखा है कि आई एंजॉयड द व्लॉग, लेकिन फिर भी मैं इंडिया में जाना नहीं चाहता। 90% कोरियंस जो कि इंडिया में जाते हैं वो आने के बाद बोलते हैं कि इंडिया ट्रिप से जो है वो काफी टायर्ड हो चुके हैं। मोर देन 90% ऑफ पीपल हु हैव बीन टू इंडिया कम बैक टायर्ड। Oh my goodness. अले ले बेचारे ये कोरियन नाजुक परिया जो है बहुत टायर्ड हो गए इंडिया में आके। अपने मम्मी के बेसमेंट से और अपने वेबटून के वर्चुअल रियलिटी से पहली बार जो बाहर निकले हैं बेचारे। मुझे लगता है कि इंडिया को ना जिन जिन साइट्स में कोरियंस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट जाते हैं ना, वहां पे कुछ चूड़ियों के दुकान खुलने चाहिए। ट्रस्ट में बहुत जल्दी बिकेंगे। उसके बाद यूजर आईडी ने लिखा है कि कॉन्वर्सली जिनके पास पैसे नहीं है उनको इंडिया में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। जो इवेंट्स रिसेंटली इंडिया में हुआ है दैट्स बियॉन्ड कॉमन सेंस। मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा टू क्लीन अप इट्स इमेज। सिर्फ फॉरेन टूरिज्म के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के अंदर भी जो है ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस जो है काफी बढ़ाना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, तेरे मास्टर देश USA जो है जिसकी बोली तू अभी बोल रहा है, असली ह्यूमन राइट्स वहां पे जाके एक्सप्लोर कर ले चल। उसके बाद Spoon7BTX ने लिखा है कि एक देश जितना ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है उतना ही ज्यादा उस देश में अमीरी और गरीबी में जो है अमीर लोग और गरीब लोग में स्टेटस का फर्क होता है। द मोर अंडर डेवलप्ड ए कंट्री इज the greater is the difference between the living environments of the middle class and the living environment of the upper class। उसके बाद यूजर Case180 ने लिखा है कि फाइनली मुझे ये पता चल गया है कि स्टोमक को बिना अपसेट किए भी इतना लग्जूरियस वे में इंडिया घुमा जा सकता है। उसके बाद Merin9576 ने लिखा है कि इंडिया को लेकर मेरे जहन में जो स्ट्रेंज स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस थे, एक ही झटके में तुमने इस वीडियो के जरिए उन सारे प्रेजुडिसेस को जो है मिटा दिया। नाउ आई हैव लॉट ऑफ होप्स इन इंडिया। मुझे इंडिया से काफी आशा है इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस साइड ऑफ इंडिया। उसके बाद यूजर NP5NW ने लिखा है कि द सेकेंड होटल इज ट्रूली द पिनकल ऑफ ब्यूटी। इंटीरियर में बहुत ही कोजी फील है। उसके बाद मीरान कीम ने लिखा है कि मैंने फिर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। मैं बहुत ही वरिड थी कि मैं इंडिया में ट्रैवल कर पाऊंगी कि नहीं, और इसीलिए मैंने कोई ट्रिप जो है इंडिया में प्लान भी नहीं की थी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अब मुझे लगता है कि इंडिया इज एज सेफ एज एनी अदर कंट्री दैट आई हैव विजिटेड सो फार। मुझे ये पता चल गया है कि भारत उतना ही सेफ है जितना कि वो सारे देश जहां पे मैंने बेझिझक घूमा। उसके बाद Jiubiun1107 ने कमेंट किया कि 12 मिनट 53 सेकंड्स में जो है उन्होंने कहा कि गंगा रिवर को एज ए आउटडोर स्विमिंग पूल आप यूज कर सकते हैं एंड ही केम आउट एंड हैड ए ब्लास्ट टुगेदर। हाँ, मैं एक बार फिर से ये रियलाइज कर रही हूं
कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं तो। आई हैव गुड मेमोरीज ऑफ कंबोडिया एंड म्यांमार, और एक दिन चांस मिले तो मैं इंडिया भी जाना चाहूंगी, लेकिन ओनली इफ वहां वुमेन के लिए प्लेसेस थोड़ा डिसेंट और सेफ हो जाए तो। भारत आपके लिए डिसेंट प्लेस तभी होगा जब आप खुद जो है डिसेंट है। वैसे ये आपके देश के महान 2 नागरिक है। जिस लेवल की डिसेंसी उन्होंने इंडिया में आके दिखाया है उसके लिए हमें माफ कीजिए, लेकिन आपकी डिसेंसी की जो परिभाषा है वो हम ना ही समझे तो ही बेटर है। ये सब दोगलापन है। उसके बाद यूजर UI4UQ ने कमेंट किया कि इंडियन होटल्स सिम टू ऑफर समथिंग स्पेशल, द होटल्स ऑफ इंडिया वांट टू मेक मी गो टू इंडिया बैडली। उसके बाद KMSHR1V ने लिखा है कि यू रियली शोड मी अ न्यू साइड ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया, हाहा। उसके बाद जेनी4524 ने कमेंट किया कि मैं हमेशा ही सोचता था कि व्लॉगर्स जो जगह दिखाते हैं वो सारे ही पुअर कैसे हो सकता है एक इंडिया जैसे देश में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि इंडिया में ऐसे जगह जरूर होंगे जहां बहुत ही लग्जरी होगी, जहां पे सारे इंडिया के रिच लोग जो है वो रहते होंगे। I always thought that there must be luxurious places in India which is home to many of the world's richest people. दोस्त, बहुत पैसे अपने पास। So thank you कि फाइनली किसी व्लॉगर ने जो है इंडिया का वो साइड दिखाया है, एंड आई रियली हैड अ वेरी गुड टाइम वॉचिंग दैट वीडियो। उसके बाद यूजर GI5 ने कमेंट किया कि इट्स यूनिक एंड मच मच बेटर देन एनी अदर 5-star होटल्स ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। थैंक्स टू यू आई रियली वांट टू गो टू इंडिया नाउ। ये किसी भी देश का किसी भी 5-star होटल से भी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद लवली MJ8485 ने कमेंट किया कि इंडिया हैज बिकम ए हॉट ट्रैवल डेस्टिनेशन, आई रियली वांट टू विजिट, आई एंजॉय दिस ग्रेट वीडियो। उसके बाद एलो हर्ब ने कमेंट किया कि थैंक यू, इंडिया को खुद के आंखों से एक्सपीरियंस करने का मजा ही अलग है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो। उसके बाद यूजर WY2 ने कमेंट किया कि एज समवन जो कि फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल करता है एंड लव्स ट्रैवलिंग टू इंडिया, ये वीडियो कुछ ऐसा है जिसको मैं डेस्परेटली ट्राई करना चाहता हूं। लीला के अलावा भी वहां पे और भी काफी सारे लग्जरियस होटल है और मैं वो जरूर ट्राई करना चाहूंगी। उसके बाद यूजर TK6 ने कमेंट किया कि वाओ, इंडियन होटल इज रियली अमेजिंग, इट्स ऑसम। उसके बाद बाउबाउली 2331 ने कमेंट किया कि मैं काउंटलेस व्लॉगर्स की इंडिया व्लॉग्स देख चुकी हूं, बट पर्सनली आई कुडंट इवन थिंक ऑफ गोइंग इन इंडिया। उन व्लॉग्स को देख के मैं इंडिया जाऊंगी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, ऑल्दो आई वॉज रियली क्यूरियस। क्यूरियसिटी तो हमेशा ही थी इंडिया को लेके, बट आई डिडंट थिंक आई वांटेड टू गो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं मॉम के साथ ऑलरेडी प्लान कर चुकी हूं कि मैं इंडिया को बिल्कुल वैसे ही विजिट करूंगी जैसे कि आप लोगों ने किया। सो थैंक यू एंड हैव ए हेल्दी ट्रिप। उसके बाद सुंगहुन किम 4299 ने कमेंट किया कि बहुत सारे कोरियन ब्लॉगर्स टाइट बजट के साथ इंडिया में जाते हैं और फिर बोलते हैं कि वी हैड ए हार्ड टाइम, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो तो आप इंडिया में बहुत ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने किया। मैंने इस वीडियो को थॉरोली एंजॉय किया है क्योंकि आपने इंडिया के लग्जरी साइड का जो है उसका रिव्यू किया है, और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका रिव्यू जो है वो दूसरे कोरियन ब्लॉगर्स के रिव्यू से काफी अलग था और बहुत अच्छा भी था। I thoroughly enjoyed the review of Luxury India because it was a review that was different from the popular ones and was a good review. उसके बाद ToyChip9303 ने कमेंट किया कि ये पहली बार है कि मैं इंडिया की ऐसी लग्जरियस ट्रिप को देख रहा हूं, हाहा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हम इंडियंस खुद जो है पूरे जिंदगी में इंडिया को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। आपके कुछ गिने चुने व्लॉगर्स जो कि व्यूज के लिए इंडिया के डर्टी साइड को दिखाते हैं, उनको देख के इंडिया को जज करने का मतलब यह है कि 2 बूंदों से एक पूरे सागर को जज करना। उसके बाद BG Flower 6v6 ने कमेंट किया कि वाओ, आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप टू इंडिया लाइक दिस आइटिनरी। उसके बाद यूजर OR70 ने लिखा है कि इज जस्ट आई कैंडी, ऑल द आर्किटेक्चर एंड होटल इंटीरियर आर अमेजिंग। उसके बाद वैंक मास्टर ने लिखा है कि फॉर योर नेक्स्ट लग्जरी ट्रिप टू इंडिया हेड टू एलिपी केरला, इट्स ब्यूटीफुल। तो एक वियतनामीज व्लॉगर का जो एक्सपीरियंस था एलिपी केरला में, वो ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड किया है, अगर आप चाहे तो उस लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद RMJ303 ने कमेंट किया कि इंडिया इज सो गुड, उनके ये ग्रेट होटल्स हमारे होटल से काफी ज्यादा बड़ा है और लग्जरियस है, और जिस लेवल की स्पेस और लग्जरी वो प्रोवाइड करते हैं उसके मुकाबले प्राइसेस काफी कम है। दे हैव न्यूमरस ताज होटल्स दैट आर फेमस। मनाली जो कि नॉर्दर्न हिमालयस को बॉर्डर करता है, उसे इंडिया की स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इट्स रियली नाइस कि अब जो है इंडिया के ये साइट्स बाहर आ रहे हैं। आई रियली डिडंट हैव एनी आइडिया, पहले इसके बारे में मैं जानता भी नहीं था। सो आई एंजॉय द वीडियो ए लॉट। उसके बाद मीजा 1004 ने कमेंट किया कि इफ यू कैन गो लाइक दिस इट्स अ वर्थ ट्रिप टू इंडिया। अगर ऐसा लग्जरियस हो तो ऐसे ट्रिप में जो है इंडिया ट्रिप में मजा ही आ जाए। उसके बाद बैक प्रोपगेशन 8365 ने लिखा है कि 2 दशकों में
इंडिया में भी वही शिंकानसेन बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि जापान में चलता है। शिंकानसेन मुझे पता नहीं मैं सही में प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, बट एनीवे उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इंडिया बहुत बदल चुका है और बहुत बदल रहा है, और सिर्फ बदल ही नहीं रहा है, बहुत फास्ट बदल रहा है। इंडिया हैज चेंज्ड एंड इट इज चेंजिंग इवन मोर फास्ट देन यू कैन इमेजिन। भारत अपने आप को काफी तेजी से जो है इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, स्पेशली इन द साउथ एंड द वेस्ट। यहां तक कि सिटी ऑफ ताज आगरा, इस सिटी में अभी वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल सिस्टम है, एंड द न्यू टूरिज्म सिटीज लाइक अयोध्या आर बीइंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड मॉडर्नाइज्ड एंड टर्न्ड इनटू ए मॉडर्न सिटी। और बाय द वे अयोध्या का कोरिया से एक स्पेशल कनेक्शन है, तो आपके नेक्स्ट ट्रिप में आप अयोध्या का विजिट जरूर करना। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, उसके बाद लग्जरी होटल्स, ये सारे आपके अराइवल का वेट करेंगे अयोध्या में। उसके बाद यूजर GS6PC ने कमेंट किया कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतने ब्यूटीफुल होटल्स हैं। मुझे तो इंडिया हमेशा एक रूखा सूखा देश लगता था, इसलिए मैंने वहां पे जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब आपके वीडियो को देख के जो है थोड़ा करेज आया है मेरे दिल में। तो दोस्तों आज कमेंट का सिलसिला जो है यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।